नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूँ जिसमें वाइफ को हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ा। है ना ये यूनिक केस, क्योंकि हर बार हम देखते आए हैं कि हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस देते आए हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी थी कि कोई ऐसा केस लॉ दीजिए जिसके अंदर हस्बैंड को मेंटेनेंस मिला हो, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये जजमेंट लेके आया हूँ। आइए हम देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। ये इस केस की डिटेल है, जैसा कि मैं अपने हर स्लाइड में देते आया हूं, ताकि आप इसके हार्ड कॉपी चाहें तो निकाल सकते हैं केस डिटेल डाल के गूगल पे। तो ये आप जरूर देखिएगा। आइए अब हम इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। होता यह है कि वाइफ ने डिवोर्स पिटीशन फाइल की होती है अंडर सेक्शन 31 IA एंड IB, दैट इज क्रुएल्टी एंड डिजर्शन, और उन्हें डिक्री भी मिल जाती है। उसके बाद हस्बैंड एक मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करते हैं और एलिमनी की डिमांड करते हैं वाइफ से एट द रेट ऑफ 50,000 पर मंथ, जिससे एग्रीड होकर वाइफ ने ये पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट के अंदर। साथ ही साथ एक और ऑर्डर पास होता है, क्योंकि वाइफ मेंटेनेंस नहीं दे रही होती है, तो हस्बैंड एक एप्लीकेशन देते हैं कि उनकी जो सैलरी है उसमें से उन्हें 5,000 हर मंथ दे दिया जाए। तो उसे भी चैलेंज किया गया है इस ऑर्डर के द्वारा। हस्बैंड का कहना था कि उनके पास कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, साथ ही साथ उनकी हेल्थ की जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, और वाइफ है उनके पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ उनकी सैलरी है वो 30,000 रुपये है जो एज ए टीचर कमा रही हैं। क्योंकि वाइफ काम क्या करती थी और हस्बैंड पूरा घर का काम देखा करते थे, जैसे कि एक हाउस वाइफ घर पे देखा करती थी, इसीलिए उन्होंने फ्यूचर में अपने लिए कुछ कर नहीं सके। वाइफ का कहना था कि उनके पास एक डॉटर है और उसके मेंटेनेंस को भी उन्हें ही देखना पड़ता है, हस्बैंड के द्वारा उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए इस मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, साथ में उन्हें कॉस्ट भी दिया जाए 10,000 रुपए। आइए अब हम देखते हैं कि पिटिशनर का क्या कहना था, यानी कि वाइफ का कहना था कि ये जो मैरिज है ये डिजॉल्व हो चुका है और ये अब मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एक बार जब मैरिज डिजॉल्व हो जाता है तो वाइफ और या हस्बैंड का दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी क्लेम बाकी नहीं रह जाता है। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है, तो हस्बैंड एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं और उनके पास एक ऑटो रिक्शा भी है, और वो काफी अच्छी इनकम उससे अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ये पिटीशन डाल रहे हैं। उसके जवाब में रिस्पोंडेंट के वकील यानी कि हस्बैंड का कहना था कि सेक्शन 25 के अंतर्गत मैंने ये परमानेंट एलिमनी मांगी है, और इसके अंतर्गत मैंने सेक्शन 24 के अंतर्गत इंट्री मेंटेनेंस की डिमांड की है, जो कि मेंटेनेबल है, क्योंकि सेक्शन 25 में एक वर्ड यूज किया गया है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू, जिसका मतलब ही है कि मैं किसी भी समय ये मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता हूँ। और सेक्शन 24 एक न्यूट्रल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट में ही ये सुविधा दी गई है, जहां पे एक हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। बाकी किसी भी लॉ में ये सुविधा नहीं दी गई है। जहां तक मेरी एजुकेशन का सवाल है, मैंने घर पे ही रहा, मैं कभी बाहर नहीं गया, और मैंने जैसे एक हाउस वाइफ होती है उसी तरह घर को संभाला है, और वाइफ काम किया करती थी, इसीलिए मुझे ये मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, और जो कि ऑर्डर पास किया है वो प्रॉपर है और उसमें कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अंडर सेक्शन 24 और 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में क्या हस्बैंड वाइफ से परमानेंट एलिमनी क्लेम कर सकता है, वो भी तब जबकि डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी गई हो। आइए अब हम देख लेते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या पास हुआ था। सारे सबमिशन के बाद जज साहब ने ये ऑर्डर दिया कि अगर हम दोनों सेक्शन को पढ़ते हैं एक साथ में, जैसे सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इससे मालूम पड़ता है कि इन दोनों ही सेक्शन में वाइफ और हस्बैंड दोनों ही एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए चाहे डिवोर्स डिक्री सेक्शन 9 to 13 के अंतर्गत किसी में भी पास हुई हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में पास हुई हो, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन में पास हुई हो, चाहे वो क्रुएल्टी एंड डिजर्शन में पास हुई हो, वाइफ और हस्बैंड दोनों को ही ये अधिकार है कि वो कभी भी अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंतर्गत परमानेंट एलिमनी की डिमांड कर सकते हैं और मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉज सेक्शन 25(2)
मॉडिफाई और रिसिंड करने की डिक्री की इजाजत देता है। सेक्शन 25 के अंतर्गत जो वर्ड यूज किया गया है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू, इसके पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंशन ही यही था कि कभी भी डिक्री को मॉडिफाई और वेरीड किया जा सकता है, इसीलिए हस्बैंड को जो मेंटेनेंस दिया गया है वो प्रॉपर है। इसी तरह अगर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 13 क्रुएल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पे भी अगर डिक्री ड्रॉन की गई है तो भी सेक्शन 25 क्लॉज 2 के अंतर्गत उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ तक कि म्यूचुअल कंसेंट में भी अगर डिवोर्स डिक्री मिली है तो भी आप उसको कर सकते हो, तो इसमें कोई बार नहीं है कि बाद में डिक्री को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही केस का एक हवाला दिया जिसमें चंद धवन विद जवाहरलाल नवन में ये पास हुआ था ऑर्डर कि सेक्शन 25 के अंतर्गत कभी भी डिक्री को मॉडिफाई और वेलिड किया जा सकता है। मैंने इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आप इसको देख सकते हैं। और इसीलिए हाई कोर्ट ने वाइफ की पिटीशन को डिसमिस किया और कहा कि सेक्शन 24 के अंतर्गत मिला हुआ एंटी मेंटेनेंस प्रॉपर है और इसमें कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।